Dear students, MA Semester 4, Political Science, आज मैं आप सभी को स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थानीय शासन है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित स्थानीय स्वशासन के वित्तीय समस्याओं के बारे में बताएंगे। द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही स्थानीय जो स्वशासन है उसके वित्तीय समस्याएं क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रगण, वित्त या फाइनेंस जो है आधुनिक जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका रक्त है। और पंचायती राज संस्थाओं की जो मूल समस्या है वह पावर की कमी है, सत्ता की कमी है और वित्तीय संसाधनों का अभाव है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का अभाव है और विशेषतः ग्राम पंचायतों के पास ऐसा कोई ठोस संवैधानिक कर लगाने का अधिकार नहीं है जो इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर सके, जो इन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी कर सके। कुछ केंद्रीय योजनाएं और राज्य सरकार के द्वारा दिए गए अनुदान के आधार पर ही पंचायतों का वित्तीय संचालन जो है वह हो पाता है। और तमिलनाडु सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों पर ही ग्राम पंचायतों पर पंचायत संघों तथा जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों को जहां सर्वाधिक अनुदान की आवश्यकता है उसे ही सबसे कम सीधा अनुदान मिल रहा है। ग्राम पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसकी स्थिति में सुधार लाने के लिए ऐसे संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल उपाय किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि जो ग्राम पंचायतें हैं वह कर लगाने का अपना एक विशिष्ट क्षेत्र और अधिकार प्राप्त कर सके। यानी कि उनको यह निश्चित कर दिया जाए कि आपको इस क्षेत्र में कर लगाने का और वसूलने का पूर्ण अधिकार है। उदाहरण स्वरूप गांव से गुजरने वाले वाहनों को पर कर
दुकानों पर कर, मेलों पर कर, संस्थाओं और आयोजनों तथा व्यवसायों इत्यादि पर ग्राम पंचायतों को कर लगाने का एकाधिकार जो है वह दिया जाना चाहिए, ताकि अन्य कोई सरकार या संस्था इन विषयों पर कर एकत्र न कर सके। इन करों पर केवल और केवल ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनको ही कर लगाने का अधिकार प्राप्त हो। ताकि वह आर्थिक रूप से ये संस्थाएं जो हैं स्वावलंबी हो सके। जनाक्रोश की आशंका में ग्राम पंचायतें जो घर पर लगाए गए कर हैं, जो गृह कर हैं, वह भी वसूल नहीं पाती, क्योंकि इन्हें डर रहता है कि कहीं जनता इसका विरोध न कर दे या जनता के बीच गलत मैसेज न चले जाए। जबकि गृह कर का जो रुपया है गांव के विकास में प्रयोग होते देख अधिकांश ग्रामवासी सहर्ष शुल्क प्रदान कर देते हैं। पंचायती राज तथा नगरीय स्वशासन संस्थाओं की वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कर दिए जाने से यकाएक ऐसा लगता है कि इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधरने ही वाली है। राज्य वित्त आयोग के गठन से ऐसा प्रतीत होता है कि अब जो है रूरल और अर्बन एरिया में जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनके वित्तीय समस्याओं का अब समाधान होने वाला है, उनकी स्थिति जो है सुधरने वाली है। किंतु सच्चाई यह है कि अधिकांश राज्यों के प्रथम वित्त आयोग ने केवल अनुदान की दर बढ़ाने और राज्य के कुल बजट का 2 से 4% हिस्सा स्थानीय संस्थाओं को देने की सिफारिशें की है। स्थायी रूप से वित्तीय स्रोत सुनिश्चित करने तथा इस दिशा में अनेक और अन्य प्रयास गंभीरपूर्वक करने की आशा आयोग से की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन, उनके समस्याओं का अवलोकन इत्यादि आयोग को करने चाहिए और वस्तुतः सत्ता के विकेंद्रीकरण से भारत में केवल नारे लगते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण से, शक्तियों के पृथक्करण से भारत में केवल नारे लगते हैं। प्रत्येक जो उच्चतम सत्ता है, जो शीर्ष सत्ता है, जो सत्ता का शिखर है, वह चाहती है कि उसके जो अधीन कार्य करने वाली संस्थाएं हैं या संरचना है, वह केवल उसके निर्देशों के अनुसार चले। वह जैसा चाहे वैसा निर्देश दें और उन निर्देशों का पालन यह संस्थाएं करें तथा आत्मनिर्भर नहीं बन पाए। यह संस्थाएं आत्मनिर्भर नहीं बन पाए, ऐसी शीर्ष सत्ता की
सोच रहती है। शीर्ष सत्ता में बैठे हुए जो नेतृत्व करता है, उनकी ऐसी सोच रहती है कि ये जो संस्थाएं हैं वह वित्तीय मामलों में आत्मनिर्भर नहीं हो पाए, क्योंकि यदि निम्न स्तरीय सत्ता ही आत्मनिर्भर हो गई तो उच्च सत्ता का महत्व ही क्या रह जाएगा। यानी कि जो निम्न स्तर की जो सत्ता है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, अगर वह आत्मनिर्भर हो जाएगी तो जो उच्च स्तर पर बैठे हुए सत्ताधीश हैं उनका क्या महत्व रह जाएगा। यही कारण है कि इन्हीं नीतियों की वजह से स्थानीय स्वशासन जो है, चाहे वह ग्रामीण स्तर की हो चाहे वह शहरी स्तर की हो, वित्तीय मामलों में आज तक आत्मनिर्भर नहीं बन पाई है। सामुदायिक विकास कार्यों को गति एवं सफलता प्रदान करने के लिए स्थानीय जनसमूह का समर्थन तथा सहयोग बहुत ही आवश्यक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अद्यतन निर्मित जितने भी कार्यक्रम हैं उनमें जन सहभागिता बढ़ाने की ओर ध्यान देने का आग्रह किया जा रहा है, किंतु वास्तविकता यह है कि शासन के कार्यों में जनता की भागीदारी लगभग नगण्य रहती है और परिणाम स्वरूप वह कार्यक्रम पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। परिवार नियोजन की अवधारणा का प्रसार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना, बाल विवाह की रोकथाम, दहेज पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार नियंत्रण तथा अन्य बहुत से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में जनता की सहभागिता व्यापक रूप से सुनिश्चित नहीं होने के कारण ही इन कार्यक्रमों को वांछित सफलता नहीं मिल पाती है। स्थानीय शासन में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना पंचायती राज संस्थाओं का एक उद्देश्य है और इसी क्रम में जो है अनेक प्रकार की योजनाएं बनती है जिसके लिए धन की आवश्यकता होती है। प्रिय छात्रगण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के पश्चात अनेक वित्तीय समस्याएं सामने आई हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों आदि के वित्तीय स्रोतों की जो समीक्षा है वह आवश्यक हो जाती है। ग्राम नंबर 1 पर ग्राम पंचायतों का जो वित्त है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फाइनेंस ऑफ द विलेज पंचायत। कोई भी कार्य जो है या कोई भी कार्यक्रम जो है रुपये के अभाव में संचालित या क्रियान्वित नहीं की जा सकती है। और यह जो तथ्य है, यह जो सच्चाई है, पंचायतों के साथ भी ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के साथ भी सही प्रतीत होती है। और इसी कारण
ग्राम पंचायतों को कुछ कर लगाने का अधिकार दिया है राज्य सरकारों ने, और समय समय पर उनकी सहायता के लिए सरकारी अनुदान भी मिलती रही है। और बिहार में ग्राम पंचायतों की जो आय के जो साधन हैं, ग्राम पंचायतों के जो वित्तीय स्रोत हैं, वह है अनिवार्य कर, कंपल्सरी टैक्सेस, अनुपूरक कर, सप्लीमेंट्री टैक्सेस और सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड। अनिवार्य कर है जो 1959 के संशोधन के पश्चात पहले एक ग्राम पंचायत को 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के पुरुष पर श्रम कर लगाने का अधिकार था। किसी भी स्वस्थ वयस्क पुरुष को यह कर देना पड़ता था। किसी भी पुरुष से साल भर में 48 घंटे की मजदूरी दी जाती थी। 1959 के संशोधन ने इसे समाप्त कर दिया। यानी ये जो व्यवस्था थी स्वस्थ वयस्कों से कर लेने का, जब 1959 में संशोधन हो गया तो इसे समाप्त कर दिया गया। दूसरा जो अनिवार्य कर है वह संपत्ति पर कर है, और इसे पंचायत के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों की संपत्ति के ऊपर लगाया जाता है। अनुपूरक कर, अनिवार्य कर के अलावा बिहार की जो ग्राम पंचायतें हैं उनको अनुपूरक कर लगाने का अधिकार है। यह कर पंचायत जो है किसी विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार के आदेश या निम्नलिखित व्यवसायों पर या चीज़ों पर लगाती है। जैसे पंचायत के अपने तथा उसके नियंत्रण में पड़ने वाले जो ग्रामीण मेले हैं, जो ग्रामीण हाट हैं, उसमें जो बिकने वाले सामग्री हैं उस पर और जानवरों पर पंजीयन शुल्क, सराय, धर्मशाला, आराम गृह का उपयोग कर इसके अंतर्गत कोई पेशेवर खरीदार, दलाल, नाप तौल करने वाले तथा कमीशन एजेंट पर लाइसेंस शुल्क लगाया जाता है। सहायक अनुदान, सरकार जो है पंचायतों को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर जो है अनुदान देते रहती है, और यह जो अनुदान है यह केंद्र सरकार भी देती है और राज्य सरकार भी देती है। और पंचायतों की आर्थिक आवश्यकताओं का जो ज़्यादा भाग है इन पंचायतों के जो आर्थिक आवश्यकताएं पूर्ति होती है यह इन्हीं अनुदानों से पूर्ति होती है और इन्हीं अनुदानों पर निर्भर है। जो पंचायत सरकारी मालगुजारी वसूल कर भार अपने ऊपर ले लेती है तो सरकार उन्हें पारिश्रमिक देती है। टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन ने ग्राम पंचायतों की आय के साधन के संबंध में सिफारिश की है और कमीशन ने बतलाया है कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए सहायक होगा। यदि यह तय कर लिया जाए कि ग्राम पंचायतों की स्थापना होते ही तुरंत इसे कर लगाने का ही सहारा लेना पड़ेगा, प्राथमिक विकास की अवधि में प्रत्येक नई पंचायत के लिए आवश्यक धन का अधिक भाग उसको राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। यानी कि जो नई पंचायतें गठित होती हैं उसको जो इसे तुरंत ही कर का ही सहारा नहीं लेना पड़े, इसके लिए जो है सरकारों को
आवश्यक धन जो है उनको मुहैया कराया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें। ग्राम पंचायत समिति ने भी इसके आर्थिक घाटे पूर्ति के संबंध में सुझाव दिए हैं और कहा है कि मालगुजारी की जो वसूली है वह पंचायतों के द्वारा होनी चाहिए, यानी कि भूमि पर जो कर लगाया जाता है या भूमि पर जो मालगुजारी वसूल की जाती है उसको जो लेने का अधिकार है वह पंचायतों को मिलनी चाहिए, और गैरमजरूआ जो ज़मीन है उसकी व्यवस्था ग्राम पंचायत ही करे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और गाड़ी आदि पर जो कर लगाया जाता है दोपहिया वाहनों पर, यह भी ग्राम पंचायतों के जिम्मे जो है रखना चाहिए, ग्राम पंचायतों के जिम्मे छोड़ देना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति ने भी पंचायत की आय के संबंध में सुझाव देते हुए बतलाया कि इसे सुविधा के अनुसार गृह कर, बाजार कर, गृह कर मतलब घर पर कर, आवासीय कर, बाजार कर मतलब हाटों मेलों पर कर, जल कर जो तालाब है, जो नहरें हैं और जो अन्य जो सिंचाई के साधन हैं, जो पारंपरिक साधन हैं, उन पर कर लगाने का अधिकार पंचायतों को मिले, और साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, नाव और रिक्शा आदि पर भी कर लगाने का जो अधिकार है इन पंचायतों को मिलना चाहिए। चुंगी आदि लगाने का अधिकार भी इन्हें दिया जाना चाहिए, यानी कि जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत जो सामग्रियां भेजी जाती है उस पर भी कर लगाने का अधिकार इन पंचायतों को मिलनी चाहिए। पर्याप्त आय ग्राम पंचायत के विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, और इसके अभाव में ग्राम पंचायतों का जो विकास है और उसमें जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं उनका विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा। ग्राम पंचायत के विकास में मुद्रा की कमी जो है उनको निष्क्रिय कर सकती है, उनमें निष्क्रियता ला सकती है, और आय का जो उचित व्यय होना भी आवश्यक है, यानी जो आय प्राप्त होता है उसको खर्च करने में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आवश्यक चीज़ों पर ही उसे खर्च किया जाना चाहिए, और अगर वित्त पूर्ण रहे और उसका उचित बजट तैयार कर खर्च न किया जाए, यानी कि पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, और उसका उचित अगर बजट तैयार नहीं किया जाता है, उचित रूप से उसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। यानी कि धन की जो उपयोगिता है वह उचित उपयोगिता में ही, उचित उपयोग करने में ही उसकी सार्थकता है। अधिकारियों की ईमानदारी भी अत्यंत ही आवश्यक है। अगर अधिकारी ईमानदार नहीं रहेंगे तो ये सारे जो वित्तीय ढांचा है या कोष है वह उसका उपयोग जो है सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि ग्राम पंचायतों के अंतर्गत जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं वह पारदर्शी हों और ईमानदार हों,
भ्रष्टाचार से मुक्त हों और अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह न हों, बल्कि कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील हों और जनता के समस्याओं को निराकरण करने के लिए अग्रसर हों। अगर अधिकारी ईमानदार नहीं रहेंगे तो किसी भी कार्य को सुचारू रूप से नहीं किया जा सकता है। इसके अभाव में वित्त का दुरुपयोग होगा, पैसे का दुरुपयोग होगा, जो कि ग्राम पंचायतों के विकास में बाधा उत्पन्न करेगा और उन्हें विकसित होने नहीं देगा। साथ ही साथ अर्थ के मामले में किसी एक को जिम्मेदारी दी जाए, यानी आय और खर्च जो है उसके मामले में जो है एक निश्चित मापदंड बनाकर, एक निश्चित कमेटी बनाकर उनको यह अधिकार दिया जाए कि आपको जो है इस राशि का सदुपयोग सही जगह पर करना है। साथ ही साथ अर्थ के मामले में जो है ज़्यादा सावधानी बरता जाए। यह तो संघ सरकार पूर्ण आर्थिक दायित्व ले या राज्य सरकार, यह जो दायित्व है या तो केंद्र सरकार ले अथवा राज्य सरकार ले, अथवा कर का भार ऐसे रखे कि पंचायत भी कर लगा सके, यानी कि वह भी इसे प्राप्त कर सके। तो ग्राम पंचायतों को तभी सही मायने में अपने उद्देश्यों की ओर कदम बढ़ाने में सहायता मिलेगी। प्रिय छात्रगण, नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि पंचायत समिति का वित्त की क्या स्थिति है। पंचायत समिति के वित्तीय समस्याएं क्या हैं। फाइनेंस ऑफ द पंचायती समिति, फाइनेंस ऑफ द पंचायत समिति। बलवंत राय मेहता समिति पंचायत राज की सिफारिश में यह कहता है कि पंचायत समिति भी आय के मामले में आत्मनिर्भर हो, आय के मामले में स्वावलंबी हो, यानी कि पंचायत समिति जो है अपनी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी प्रकार के वित्तीय संकटों का सामना नहीं करे, बल्कि योजना बनाने में जो धन है वह आड़े नहीं आवे, और उसी के सिफारिश के आधार पर, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर पंचायत समितियों की जो आय के जो स्रोत हैं, पंचायत समितियों के जो आय के जो साधन हैं, वे जो है निम्न है। नंबर 1, पंचायत समिति द्वारा लगाए गए कर या शुल्क। जो पंचायत समिति जो कर या शुल्क लगाती है उसका आय का वह प्रमुख साधन है। नंबर 2, राज्य सरकार से मिले अनुदान, यानी कि समय समय पर जो राज्य सरकार अनुदान देती है वह पंचायत समिति के आय के प्रमुख स्रोत हैं। राज्य सरकार से प्राप्त कर्ज भी राज्य सरकार देती है, जो पंचायत समिति के आय के स्रोतों में शामिल है। नंबर 4, दान और चंदा, यानी कि डोनेशन और चंदे जो प्राप्त होते हैं पंचायत समितियों को, वह भी उनके आय के साधन हैं। नंबर 5, स्थानीय शेष का अंश और मौलूजारी को जिला परिषद से प्राप्त होता है। नंबर 6, पंचायत समिति जो घाटों या मेलों को बंदोबस्त करती है
उससे भी उसे आय प्राप्त होती है। और नंबर 7, जिला परिषद से या उसके द्वारा प्राप्त तदर्थ अनुदान। नंबर 8, राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति को हस्तांतरित दायित्व और योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु दिया गया अनुदान। यानी कि राज्य सरकार पंचायत समितियों को जो कार्यक्रम और योजनाओं के लिए अधिकृत करती है, उनके संचालन के लिए अधिकृत करती है, और उन योजनाओं के लिए या कार्यक्रमों के लिए जो धन मुहैया कराती है, वह भी पंचायत समिति के आय के स्रोत हैं। नंबर 9, कुटीर और ग्रामोद्योग के विकास के लिए अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा सहायता। ऐसे तो पंचायत समिति को कर लगाने का बहुत अधिकार है, परंतु इस अनुपात में इसकी आय बहुत ही कम है। तत्कालीन परिस्थितियों में कर लगाना जो है समिति की आय का बड़ा हिस्सा नहीं। समितियां जो है सरकारी अनुदान और सहायता पर ही निर्भर रहती है। तो इसमें और भी बातें शेष है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे और इनको इस चैप्टर को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।